विद्यार्थी, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं जो आपका जैव प्रक्रम अध्याय है। उस अध्याय में उत्सर्जन से संबंधित जानकारी हम देखेंगे। यहाँ पर जैसे उत्सर्जन क्या होता है, तो जंतुओं के शरीर में उपापचय मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता रहता है जो शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक हैं। अतः उपयुक्त स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इसका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। इसी क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। अब देखते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो बे उत्सर्जी अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं उत्सर्जन तंत्र का चित्र भी बना हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण अंग यहाँ पर दिए गए हैं और आगे देखते हैं अपशिष्ट पदार्थ किस प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। इसे हम एक मशीन के रूप में समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और मूत्र। नाइट्रोजन वेस्ट हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और मूत्र, और कार्बन डाइऑक्साइड और पसीना यह भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। आगे यहाँ पर हम देख रहे हैं उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं किडनी, लंग्स, लीवर, स्किन या त्वचा, यह उत्सर्जी अंग हैं। वृक्क, फेफड़ा, यकृत और त्वचा यह उत्सर्जी अंग हैं। यहाँ हम चित्र देख रहे हैं। जो वृक्क हैं यह यूरिन का उत्सर्जन करते हैं। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और यकृत से अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है और त्वचा यह पसीने का उत्सर्जन करती है। तो इस प्रकार से जो उत्सर्जी अंग हैं उनके द्वारा कौन से उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जित किए जाते हैं यह हमने यहाँ पर देखा। आगे हम देखेंगे अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, गुआनोटेलिक, जो इन्हें हम आगे देखते हैं। अमोनोटेलिक क्या है, इन जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। तो यहाँ पर विभिन्न जंतुओं के प्रकार दिए गए हैं, कौन अमोनोटेलिक होते हैं, कौन यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक और गुआनोटेलिक। तो अमोनोटेलिक जो जंतु हैं इन जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। अमोनिया अत्यधिक विषैला पदार्थ होता है। अत्यधिक विषैला पदार्थ होने के कारण इसके उत्सर्जन के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसका उदाहरण है जैसे जलीय जंतु अमोनोटेलिक होते हैं, मछली और अमीबा। और आगे देखेंगे यूरियोटेलिक, इन जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। तो यूरिया जिन जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थ होता है उन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं। यूरिया अपेक्षाकृत कम विषाक्त पदार्थ होता है, अतः उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। इसके उदाहरण होती हैं स्तनधारी और मनुष्य। यूरिकोटेलिक जंतु, इनमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले जंतुओं को यूरिकोटेलिक कहते हैं। इसके उदाहरण हैं पक्षी और सरीसृप। अब आते हैं गुआनोटेलिक। तो जो गुआनिन का उत्सर्जन करती हैं उन्हें गुआनोटेलिक कहते हैं। इनके उदाहरण हैं मकड़ी और बिच्छू। त्वचा यह भी एक उत्सर्जी अंग है। यह शरीर से अतिरिक्त लवण और पानी की मात्रा को उत्सर्जित करती है। त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियों तथा तेलीय ग्रंथियों के द्वारा क्रमशः पसीना एवं तेल का स्रावण होता है। यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं इस प्रकार से त्वचा उत्सर्जी अंग का कार्य करती है। श्वेत ग्रंथियों द्वारा पसीना, तेलीय ग्रंथियों द्वारा तेल उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। अब फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। जल वाष्प के रूप में फेफड़े लहसुन, प्याज एवं कुछ मसालों में पाए जाने वाले वाष्पशील घटक को शरीर से बाहर निकालते हैं। और यकृत, यह शरीर के विषैले पदार्थ अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यह रक्त परिसंचरण के दौरान बनने वाले अपशिष्ट बिलीरुबिन का भी उत्सर्जन करता है। वृक्क के द्वारा किन उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है, तो यह मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है जो नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थों को उत्सर्जित करता है। गुर्दे का उद्देश्य मुख्य रूप से रक्त को फिल्टर करना है। मनुष्य में उदर गुहा में पीछे की ओर कशेरुकदंड के दोनों ओर एक एक वृक्क स्थित होता है। वृक्कों के चारों तरफ पेरिटोनियम की झिल्ली पाई जाती है। और आगे हम देखते हैं जैसे प्रत्येक किडनी का वजन लगभग 140 से 180 ग्राम होता है। आगे और देख लेते हैं जैसे वृक्क, किडनी को दो भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे कॉर्टेक्स वृक्क का बाहरी भाग होता है। यहाँ वृक्क का आप चित्र भी देख रहे हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो कॉर्टेक्स
वृक्क का बाहरी भाग होता है। मेडुला वृक्क का आंतरिक भाग होता है। वृक्क की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन से संबंधित यहाँ पर जो जानकारी दी गई है कि वृक्क की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई जो होती है वह नेफ्रॉन होती है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख सूक्ष्म एवं कुंडलित नलिका के रूप में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नेफ्रॉन की संरचना दी गई है जिसमें जो हम देख रहे हैं भाग अविवाही धमनिका, अपवाही धमनिका, भूमन संपुट, केश का गुच्छ, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका होती है। आगे हम और भी देखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं अविवाही धमनिका, अपवाही धमनिका, भूमन संपुट, केश का गुच्छ, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका। यहाँ और विस्तार से इस भाग को दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं। अब अविवाही धमनिका क्या होती है? ये रक्त को केश का गुच्छ में पहुंचाती है। अपवाही धमनिका इसका कार्य होता है ये रक्त को केश का गुच्छ से वापस लेकर जाती है। नेफ्रॉन के भूमन संपुट वाले भाग में अविवाही तथा अपवाही धमनिका मिलकर एक जालीनुमा संरचना बनाती है जिसे केश का गुच्छ कहा जाता है। नेफ्रॉन में सबसे पहले रक्त केश का गुच्छ के द्वारा ही छाना जाता है। भूमन संपुट नेफ्रॉन में प्यालेनुमा संरचना होती है। यहाँ भूमन संपुट की संरचना दी गई है, तो भूमन संपुट नेफ्रॉन में प्यालेनुमा संरचना होती है जो कि चपटी कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है, भूमन संपुट कहलाती है। केश का गुच्छ में छना हुआ पदार्थ भूमन संपुट में इकट्ठा होता रहता है। भूमन संपुट का आगे की ओर विस्तारित भाग जो कि एक घुमावदार नलिका के रूप में होता है, समीपस्थ सम्मिलित नलिका कहलाती है। यहाँ पर 70 से 80% जल, खनिज एवं बाइकार्बोनेट से अवशोषण किया जाता है। यह हाइड्रोजन आयन का स्रावण करती है जिसके कारण मूत्र की प्रकृति अम्लीय होती है। यह मूत्र के पीएच मान को भी नियंत्रित करती है। हेनले लूप क्या है? नेफ्रॉन में यू आकार की संरचना हेनले लूप कहलाती है। तो नेफ्रॉन में जो यू आकार की संरचना होती है उसे हेनले लूप कहा जाता है। हेनले का लूप लगभग 5% तक जल एवं सोडियम क्लोराइड का अवशोषण करता है। दूरस्थ सम्मिलित नलिका यह क्या है? नेफ्रॉन का अंतिम भाग जो संग्राहक नलिका से जुड़ा होता है दूरस्थ सम्मिलित नलिका कहलाता है। यह लगभग 20% तक H2O, NaCl, SCO3 अवशोषण का कार्य पूर्ण करती है। और आगे देखेंगे संग्रह नलिका जो अंत में मूत्र वाहिनी से जुड़ा होता है। मानव नेफ्रॉन रक्त में मौजूद द्रव्य अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में निकालने में मदद करता है। मूत्र वाहिनी के कार्य वृक्क से मूत्राशय तक मूत्र को पहुँचाना। मूत्र वाहिनी चिकनी पेशी तंतुओं से बनने वाली नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती हैं। ये आमतौर पर मानव वयस्कों में 25 से 30 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर मनुष्यों में मौजूद एक खोखला अंग होता है जो यूरिनेशन द्वारा यूरिन के बाहर निकलने से पहले किडनी से मूत्र को स्टोर करता है। मूत्र वाहिनी के माध्यम से ब्लैडर या मूत्राशय में प्रवेश करता है और मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ब्लैडर को खाली करने की इच्छा होने से पहले सामान्य वयस्क मानव ब्लैडर 300 और 500 मिलीलीटर के बीच यूरिन को स्टोर कर सकता है। वृक्क में प्रति मिनट में औसतन 125 मिलीलीटर और दिन भर में 180 लीटर रक्त फिल्टर होता है। मूत्र में जल होता है 95%, यूरिया होता है 2.7%, खनिज लवण 2%, यूरिक अम्ल 0.3% होता है। मूत्र का रंग हल्का पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीएच 6 होता है या 6 होता है, अर्थात मूत्र हल्का अम्लीय होता है। स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 1.5 से 2.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। वृक्क में बनने वाली पथरी, जो वृक्क में पथरी बनती है वह कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। जब वृक्क ठीक से कार्य करना बंद कर देते हैं तब रक्त से अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थ को निकालने के लिए डायलिसिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। डायलिसिस का एक ऐसा उपचार है जो मशीन का उपयोग करके रक्त को फिल्टर और शुद्ध करता रहता है। तो यहाँ डायलिसिस से संबंधित भी जानकारी दी गई है। डायलिसिस क्या है? डायलिसिस एक ऐसा उपचार है जो मशीन का उपयोग करके रक्त को फिल्टर और शुद्ध करता है। तो इस प्रकार से हमने देखे कक्षा 10वीं का जो जैव प्रक्रम अध्याय है उसका उत्सर्जन तंत्र से संबंधित हमने यह जानकारी देखी। इस प्रकार की अन्य जानकारी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक ऑल पर प्रेस कर दें ताकि अन्य जानकारियाँ जैसे ही चैनल पर पब्लिश की जाती हो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें।